नमस्कार आप सभी को। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, युवाओं की आवाज़ यूथ प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुपम पांडे जी। अनुपम पांडे जी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और आम आदमी पार्टी यूथ विंग थाने से हैं। और ये आम आदमी पार्टी का जो यूथ विंग है थाने से उसके उसके स्पोक पर्सन हैं। साथ ही साथ ये लॉ स्टूडेंट भी हैं और आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो मुंबई में फैला रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छे युवक बन के एक अच्छे नेता के रूप में काम कर रहे हैं थाने में। मुंबई में एक थाना डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है थाना, वहाँ ये काम कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। बाकी जानते हैं अनुपम पांडे जी से। थोड़ा अपना परिचय दे देंगे अनुपम पांडे जी, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। साथ ही हमारे साथ ओके जुड़े हैं जी। दीपक जंगपानी जी। दीपक जंगपानी जी उत्तराखंड का पूरा मीडिया मीडिया का काम देख रहे हैं। जो हमारी छात्र संसद है, उत्तराखंड छात्र संसद, उसमें जो पूरा उत्तराखंड का मीडिया का काम देखते हैं वो दीपक जी देखते हैं। और दीपक जी काफ़ी सक्रिय हैं उत्तराखंड की राजनीति में भी। उत्तराखंड के यूथ जितने एक्टिविस्ट, यूथ की जो एक्टिविटीज़ हैं, यूथ के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जितने भी और यूथ के प्रोग्राम हैं उत्तराखंड छात्र संसद हमने करवाया था, उसमें भी दीपक जंगपानी जी का बहुत बड़ा रोल रहा था और दिल्ली में ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और आज दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक तो यू सो मच मोहम्मद अनुपम पांडे जी, थोड़े जी। आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से जी आपकी सर। शुरुआत हुई और आम आदमी पार्टी से आपका जुड़ना कैसा हुआ। कैसे शुरुआत रही आम आदमी पार्टी। जैसे कि हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी 2012 में आई थी। 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, लेकिन ऑफिशियली जो मुझे जहाँ तक याद है नवंबर में ऑफिशियली आम आदमी पार्टी का जी जी। इनॉग्रेट हुआ था। मैं एज अ स्टार्टअप कहूँ तो एक जी पॉलिटिक्स में जो स्टार्टअप कहते हैं वो आम आदमी पार्टी को हम कह सकते हैं। तो आम आदमी जी पार्टी मैं चूंकि भारतीय राजनीति में इंडिया की पॉलिटिक्स में एक नई क्रोनोलॉजी पार्टी समझा है देता हूँ और मैं। यूथ उससे जुड़ रहे हैं। तो आपका जुड़ना कैसा हुआ, हम ये जानना चाहेंगे अनुपम पांडे जी जी आपसे। जी जी। मैं आपसे बिल्कुल आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ कि कैसे जी हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता होगा कि अप्रैल में 2011 के टाइम पे जब अन्ना आंदोलन चालू हुआ, जो पहली बार जन लोकपाल बिल की मांग उठी, तो उस टाइम कुछ अन्ना के साथ कुछ एक लोग थे जिनका चेहरा आता था सामने। उसके बाद फिर ये एक बड़े आंदोलन में तब्दील हुआ और 16 अगस्त को अन्ना जी से ज़्यादा हम लोग की जिद थी, पूरे देश की जिद थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब पूरे देश के लोग, पूरा देश का मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सब लोग इस आंदोलन से जुड़े और एक इसको मजबूत आंदोलन बनाया। ये देश का दूसरा आंदोलन था। पहला आंदोलन जयप्रकाश जी का था। उसके बाद ये आंदोलन जो था वो देश में एक क्रांति का वक्त था। उसके बाद जब देखा गया ये चीज कि आंदोलन हम लगातार कर रहे थे, लेकिन उससे सरकार पर फर्क नहीं पड़ रहा था। हम बहुत बड़ी संख्या में भी थे, सब कुछ था, लेकिन सरकार हर बात पे यही कहती थी कि अगर आपको कानून लाना है, आइए जीत कर आइए और कानून बनाइए। तब एक फैसला लिया गया कि हम एक पार्टी का निर्माण करें जिसमें आम जनता ही रहे, जिसमें जो तरीका था वो भी यही था कि कनेक्ट टू यूथ, या फिर हम आम लोगों की तरह ही रहेंगे और उनसे जुड़कर ही हम काम करेंगे। जी हर चीज़ों में हम आम जनता से पूछकर, उनकी सलाह लेकर ही आज भी वही चीज़ है कि हम काम करते हैं। तो 2012 में 26 नवंबर जिस दिन संविधान हमारा एक्सेप्ट हुआ था, उस दिन ये पार्टी की नींव रखी गई थी। और फिर उसके बाद से मैं लगातार इस पार्टी के साथ जुड़ा रहा। और मैं बेसिकली जब यहाँ पर था दिल्ली में 2012 के टाइम पे, तो मैं उस टाइम 12th क्लास में था। मतलब मैं 11th में आंदोलन से जुड़ा, 12th में पार्टी बनी तो मैं पार्टी से जुड़ा। तो मैं उसके बाद लगातार जुड़ता रहा, काम करता रहा। मैं यहाँ लक्ष्मीनगर से काम करता रहा और बेसिकली मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया, जो हमारी नेशनल कम्युनिकेशन टीम है, मैं उनके साथ लगातार संवाद में रहा और उनके साथ काम करता रहा। जो भी बैकग्राउंड वर्क होता था, जो भी स्पोक्स पर्सन हमारे पार्टी के होते थे, उनके लिए लगातार काम करता रहा मैं। और फिर मैं मुंबई चला गया।
तो वहाँ पर मैं मुंबई टीम के लिए काम किया और फिर लगातार मैं थाने में काम करता रहा और आज मैं यहाँ पर CYSS से भी मुझे मुंबई वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और थाने AYW का मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया गया। बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको इसके लिए, आपकी जी जो धन्यवाद। अचीवमेंट्स हैं। आप एक जब 12th क्लास से ही आप एक ऐसी पार्टी से जुड़े कि जो उभरती हुई पार्टी जी थी। जी। आपने जैसे कि बताया कि जेपी आंदोलन के बाद एक दूसरा देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। कि मेरा एक छोटा-सा सवाल आपसे है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का नाम जब आता है तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जी आम जी। आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का जो जो आम आदमी पार्टी है उनका जो जो राष्ट्र स्तर की राजनीति है, मीन्स राष्ट्र स्तर पे जो मुख्य विपक्षी पार्टी, क्योंकि पक्ष कह तो नहीं सकते हैं, क्योंकि अब विपक्ष में ही कह सकते हैं, विपक्ष पार्टी के रूप में मीन्स कांग्रेस को हटा के जगह लेने का कब तक का प्लान है, मीन्स कब तक की आम आदमी पार्टी ऐसा चाह सकती है कि मैं हम राष्ट्र स्तर की राजनीति में हम एक कांग्रेस की जगह ले लें, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ। हम किसी की जगह नहीं ले सकते। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि कांग्रेस एक तरीके से अपने विधायकों को खुद बेच रही है। वो उसमें जैसे होता है कि नेता पर विश्वास जैसे होता है, तो कांग्रेस पार्टी में वो जो लीडरशिप गैप आ चुका है और कांग्रेस पार्टी में जो नेता हैं, उन पर भरोसा खत्म हो चुका है। वहाँ उनके जो नेता हैं जैसे किसी ने बताया कि आसाम के जब नेता राहुल गांधी से मिलने गए, जब वहाँ पर सरकार में संकट था, तो वो कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे। तो उन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं, उनसे बात भी नहीं की, तो वो वापस चले आए। तो इस तरीके का जब किसी लीडरशिप में या किसी नेता में जब अहंकार आता है, तो उसकी क्षति निश्चित है। उसी तरीके से कांग्रेस अब एक खत्म होती हुई पार्टी है और अब एक ये 150 साल पुराना जो इसका इतिहास था, उसको मुझे लगता है इसका जो शीर्ष नेतृत्व है उसे बचा पाने में नाकाम रहा, जिस कारण से आज कांग्रेस का जो नेता हैं, उनका विश्वास धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। तो हम जगह ले नहीं रहे हैं किसी की, जगह खुद ब खुद बनती जाती है और लोग उसकी जगह पर आते जाते हैं। हम किसी को हटा के नहीं बन रहे हैं, बल्कि उनकी असक्षमताएँ ऐसी हैं, उनकी जो जो उनका अहंकार बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए लोगों के तरफ जो उनके खुद के नेता हैं, उनके तरफ, जिस कारण से वो जगह अपने आप ही खाली हो रही है और ज़ाहिर-सी बात है कि जब कोई जगह खाली होती है तो उसका फिलिंग द ब्लैं उसका कोई न कोई जगह ज़रूर लेता है। जी, तो वो एक स्वाभाविक तौर पे उसमें हमारा आना होगा। जी। जी। जी, अनुपम जी, हमारे कुछ मित्रों के सवाल थे कि उन्हें जैसे पता चला कि आम आदमी पार्टी के जो आपकी आवाज़ स्पोक्स क्लियर नहीं है पर्सन, सर, थोड़ा तेज़ बोलिए। ओके, जैसे कि हमारे कुछ दर्शकों को पता चला कि हमारी आपसे बात होने वाली है, तो कुछ क्योंकि कल ही जो हमारी कल की बात हुई थी, कल हम हमेशा एक युवा चेहरा को हम ले रहे हैं, तो कल हमारी बात हुई थी यूकेडी के प्रदेश प्रवक्ता से। तो वो जी। भी उत्तराखंड के लिए उनका नारा है कि मैं पहाड़ी जय उत्तराखंड। तो ऐसी हुँ। हम एक नई पार्टी के जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको ले रहे हैं, तो हमें पता चला कि आप आम आदमी पार्टी से कुछ लोग आने वाले हैं, तो उन लोगों के कुछ सवाल थे। एक सवाल उनमें से मैं लेना चाहूँगा। वो सवाल ये था कि जब आम आदमी पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब आम आदमी पार्टी गठन हुआ, तो जो हुँ, उसके हुँ। सदस्य थे, जो हुँ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो लोग थे, वो हुँ। अभी क्यों साथ नहीं हैं? वो चले क्यों गए हैं? ये एक थोड़ा देखिए वैसा सवाल हो जाता नहीं, है। नहीं, 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 क्योंकि आप बहुत अच्छा सोशल मीडिया आपने से जुड़े हैं, सवाल तो आप बिल्कुल, नहीं, नहीं, बहुत मैं तो सोशल मीडिया तो एक ज़रिया था, लेकिन मैं हर स्तर पर पार्टी के साथ काम करता रहा और बिल्कुल, बिल्कुल। अरविंद जी, मनीष जी और ऐसे कोई पार्टी के नेता नहीं जिसके साथ मैंने काम ना किया हो, जी, जो मतलब जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप जिसे बोलते हैं। तो मैं लगातार लोगों के साथ संवाद में रहा और मैं देखता भी था। आप ज़रूर बात कर रहे होंगे जो कुछ लोग जो लगातार टीवी चैनलों पर आप जिनको देखते रहे होंगे, वो नहीं रहे हैं। लेकिन आप कुछ लोग को तो जानते ही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब महत्वाकांक्षाएँ हावी हो जाती हैं, तो आदमी कोई भी कदम उसको सही ही लगता है। तो जैसे ही किसी की महत्वाकांक्षा हावी हो गई उसके ऊपर, उसे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, अरविंद जी खुद बोलते हैं कि मैं आज भी बहुत से लोगों से बातचीत करता हूँ। अभी उनका रिसेंटली जो इंटरव्यू आया, उसमें भी उनसे ये सवाल पूछा गया।
तो उन्होंने खुद ही बताया कि नहीं, मैं मेरी आज भी उनमें से कुछ लोगों के साथ बातचीत होती है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी होती है। तो ये ऐसा है कि जब पार्टी में लगातार फिल्ट्रेशन, आप समझते हैं, प्रोसेस होता है, जिस तरीके से आप किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं, तो हमारी विचारधारा आज भी वही है, हमारा मानना आज भी वही है, हमारा तरीका आज भी वही है। लेकिन जो इस चीज में अपने आप को मान लेते हैं, जो समझते हैं कि हाँ इसी यही तरीका है देश बदलने का, वो रुकते हैं, नहीं तो उनको कहीं और मलाई दिख जाती है। पोजीशन में है, पहली बार चुनाव लड़ा था, जी, ये जी। बड़ी बात तो थी। पंजाब से तो इस तरीके से हम, बोलिए, बोलिए। जी जी बोलिए। पंजाब से जो बात निकल के सामने आ रही थी कि एके और पीके, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एके और पीके, दैट इज़ अरविंद केजरीवाल और पीछे इज़ प्रशांत किशोर। तो क्या 2022 में जो चुनाव होंगे पंजाब में, वहाँ प्रशांत किशोर जी का रोल रहेगा आम आदमी पार्टी को जिताने में? क्योंकि आम आदमी पार्टी को बोला जाता है कि जो उनका अपना घर है, बिहार में है उनका घर, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा आम आदमी पार्टी के लिए, और वो नहीं नहीं, 2022 मैं में पंजाब के लिए। हम मतलब हमारा आम आदमी पार्टी क्या है कि हम लगातार राजनीति सीखते रहते हैं, और हमने इतनी राजनीति सीख ली कि हमने कुछ पार्टियों को राजनीति सिखाई भी। आप, और इसका जो चुनाव के कुछ नतीजे आए जिसे आप समझ भी सकते हैं। और जहां तक रही बात एके और पीके की, तो ये पार्टी का जो भी निर्णय होगा पार्टी लेगी, और इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारा कुछ कमेंट करना ठीक रहेगा। लेकिन हम बिल्कुल। किसी भी तरीके की संभावनाओं को नकार नहीं सकते। जो भी पार्टी में आए, जिस भी विचारधारा का हो, लेकिन वो अगर हमारी विचारधारा का समर्थन करता है या फिर हमारी विचारधारा को समझता है कि ये विचारधारा सही है और पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, तो देश में या फिर कहीं पर भी कोई हो, हमसे हमारे साथ जरूर जुड़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही यहीं से दीपक जी को लेंगे हम। दीपक जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा क्योंकि आप भी दिल्ली में रहे हैं और आपने भी आम आदमी पार्टी के कार्य को बड़ी बारीकी से देखा है। बहुत जी। बारीकी से आपने आम आदमी के पार्टी को के कार्य को देखा है, आप आम आदमी पार्टी के लोगों को देखा है, उनसे मिले हैं, और हमें भी सौभाग्य हुआ, अनुपम जी, आपको खुशी होगी ये जानकर के। हम अभी छात्र संसद में थे तो हम मनीष सिसोदिया जी से मिले थे, और उनका व्यक्तित्व हमें काफ़ी अच्छा लगा, उनसे मिलके हमें काफ़ी अच्छा लगा। उनका जो भाषण था, उनका दिल्ली की एजुकेशन पे था, उन्होंने दिल्ली की एजुकेशन की जो पॉलिसी बताई, उससे मैं भी काफ़ी प्रभावित हुआ। और मुझे भी लगा कि ये एजुकेशन मॉडल यहाँ हमें और भी स्टेट्स में लागू करना चाहिए। मैं खुद उनकी बात जी से काफ़ी प्रभावित हुआ। तो मैं दीपक जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा दीपक जी, जी, उसके जी, बाद जी। आप इसको इंटरव्यू को जारी रखिएगा। दीपक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब बात आती है लोकसभा चुनाव की, तो 400 प्लस 434 प्लस कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उतारे थे। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसी सवाल को लेके फिर अनुपम जी के पास जाएँगे हम। तो नहीं। उसमें आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं बहुत बड़ा जी, झटका प्रमोद। लगा था, जी, प्रमोद। क्योंकि 400 प्लस, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा था, और खुद अरविंद केजरीवाल जी वाराणसी गए थे उस चुनाव को लड़ने के लिए। तो कहीं न कहीं आपको अगर राष्ट्रीय राजनीति में अगर आपको आगे आना है, तो आपको लोकसभा चुनाव भी जीतना पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में भी आना पड़ेगा, क्योंकि अब आप जी, काफ़ी टाइम भी हो गया है, क्योंकि एक पार्टी, क्योंकि जो स्टार्टअप बोलते हैं, अब स्टार्टअप को स्टार्टअप नहीं रखना है, स्टार्टअप को अब एक एज अ पुरानी कंपनी बनाना ही है। तो मैं एज अ पॉलिटिक्स के टर्म्स में कह रहा हूँ, तो आप इसमें कुछ प्रकाश डालिए दीपक जी। जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने काफ़ी कुछ किया, और आम आदमी पार्टी के हमारे साथ बहुत ही अंदर से गहराई से जानने वाले पांडे जी हमारे साथ हैं। तो आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं कि लोकसभा सीट क्यों नहीं जीत पाई। देखिए, भारत का जब उदय हुआ, भारत में एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी राज करती थी जिसका नाम इंडियन कांग्रेस था। इंडियन कांग्रेस ना सिर्फ एक पुरानी पार्टी है, 1800 सदी की शुरुआत में ही कांग्रेस का गठन हो चुका था, और एक जो उनकी संगठन शक्ति थी, मैं आज भी ये शब्द बोलता हूँ, उनकी संगठन शक्ति से बड़ी संगठन शक्ति भारत में कोई भी नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जो कि 49 डेज चली थी सबसे पहले, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे। तो आधार बनाने में समय लगता है, राजनीति छोटा गेम नहीं है, ये नेटवर्क। बहुत ही लॉन्ग टर्म का गेम है। आप 20 साल में जो अचीव करते हैं, मैं तो, अगर वो एक एमएलए भी बन जाते 20 साल में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन वो एक पंजाब में और दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सक्रियता है, वो भारतीय राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ।
मुझे यूरोप की पॉलिटिक्स, अगर यूरोप का भी परिप्रेक्ष्य देखें, अमेरिका का भी देखें, तो कोई भी एक किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बनना, वो भी कंट्री की कैपिटल का, एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर दिल्ली के लोगों की बात कही जाए, दिल्ली में 1.25 करोड़ लोग रहते हैं ऑफिशियली, तो उन दिल्ली का समर्थन पूरे देश का समर्थन मान के चलिए आप, क्योंकि दिल्ली का हर व्यक्ति हर देश के हर हिस्से से आता है, हर विचारधारा का आता है। तो अनुपम जी, हम मुद्दे पे वापस आते हैं और हम स्टूडेंट राइट्स की यहाँ बात करते हैं। जो मंडे को एक सुप्रीम कोर्ट में जो भी स्टूडेंट्स के हक के लिए एक सवाल उठा है, आपको क्या आशा है कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों की सुनेगा? जी अनुपम जी, पांडे जी। दीपक जी, आपके नेटवर्क थोड़े प्रॉब्लम चल रहा है शायद, एक बार आप रिजॉइन करेंगे? अभी जो स्टूडेंट के मुद्दे पर चीजें चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, तो असल निर्णय ऐसा प्रेडिक्ट करना तो शायद नहीं ठीक होगा, लेकिन जो मांग है एक बहुत ही जायज मांग है, और उसका जो बेसिस है वो भी बहुत है कि जैसे अरविंद जी भी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नीड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन। सो तो वैसे ही मुझे भी लगता है कि यूजीसी ने जो एक गाइडलाइन, मतलब एक जो नोटिस इशू किया है कि आप लोग एग्जाम फाइनल ईयर के कंडक्ट करवाइए, इसको मुझे लगता है कि यूजीसी को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए और वापस लेना चाहिए अपने इस नोटिस को। 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर ये बात की मांग की है कि जो यूजीसी का नोटिफिकेशन है उसको वापस लिया जाए, और जो भी यूजीसी कर रहा है कि फाइनल ईयर का एग्जाम लेना, इस चीज को इतना कि ये कोई बहुत ही रेशनल डिसीजन है, और यूजीसी को इस चीज को तुरंत इस नोटिस को वापस लेना चाहिए, और छात्रों की जो खिलाफ, जो छात्रों के खिलाफ जी पांडे जी, आपने जिस तरीके से बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी राहत दे सकता है बच्चों को, कोई भी आपकी तो आवाज कट रही है। तो नहीं, इनकी आवाज क्लियर आ रही है। जी, हम एक सवाल ले लेते हैं। हमारे एक नहीं, मेरा हो गया, आप पूछिए क्या पूछना है। व्यूअर का एक क्वेश्चन है कि जो यूजीसी बार बार रिव्यू पिटिशन के, अगर यूजीसी ने रिव्यू पिटिशन की मांग की, क्या ये स्टूडेंट के हक के खिलाफ नहीं होगा? क्या राज्य सरकारों को इतना भी अधिकार नहीं कि अपने राज्य में चल रही प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से डील करे? बोलिए। जी, तो हम सवाल पे वापस आते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो ये कहाँ तक सही है जो राज्य सरकारें और यूजीसी के बीच में जो अभी चल रहा है स्टूडेंट के मसले से, ये कहाँ तक आपको सही लगता है जो इसमें राजनीति हो रही है स्टूडेंट के, फाइनल स्टूडेंट के साथ? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी कहा कि यूजीसी को इसको तत्कालीन प्रभाव से उनका नोटिफिकेशन वापस लेना चाहिए, और एक ये एंटी स्टूडेंट चीजें की जा रही हैं यूजीसी की तरफ से। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में नहीं, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में हैं। अगर उनका एग्जाम ये लेते हैं तो उससे कितनी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, और कितना जो जो स्वास्थ्य है छात्रों का उसके साथ एक खिलवाड़ होगा ये, अगर एग्जाम फाइनल ईयर में लिए जाते हैं। आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी छात्र वो 3 साल 4 साल या मैं क्या, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि एक तरीके से अपना अपना जो तानाशाही रवैया अपना रहा है कि वो कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर रहा, राज्यों को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो जो फाइनल ईयर की एग्जाम है वो करें। जैसा कि महाराष्ट्र अपना स्टैंड बरकरार रख रहा है, बार बार वो कह रहा है कि छात्रों के जो फाइनल ईयर के एग्जाम है उससे न कराया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है। मनीष सिसोदिया जी ने
कहा है। तो यूजीसी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर जो राज्य हैं उनकी अपनी परिस्थितियां हैं और अपनी अपनी उनका अपना अपना जो है वो मतलब उनका अपना इस टाइम का जो है सिचुएशन उनके हिसाब से अलग है, हर राज्य में अलग है। तो किस राज्य में कैसा है उस हिसाब से देख के उनको खुद को निर्णय लेने देना चाहिए। और यूजीसी को कोई भी मतलब एक नोटिफिकेशन जो कि देश भर में लागू हो, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करना चाहिए, क्योंकि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी स्थितियां हैं, उस हिसाब से उनको निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। जिस राज्य में ये परिस्थिति बनती है कि हाँ यहाँ पर एग्जाम कराए जा सकते हैं, वहां पर कराए जाएं। लेकिन ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि यूजीसी को एक यूनिफॉर्म कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी करनी चाहिए इस वक्त के हिसाब से, क्योंकि हर राज्य में अपनी अलग परिस्थितियां हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली में जहाँ पर रिकवरी रेट लगभग 85% है और यहाँ पर फिर भी बहुत सारी चीजें खोली गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र अभी बहुत दूर है दिल्ली तक पहुंचने में। जी जी, तो हम दूसरा सवाल पूछिए आप। आपने बिल्कुल सही कहा कि यूजीसी और गृह मंत्रालय इस पर कोई भी ऐसा सही संज्ञान नहीं ले रहा जिससे स्टूडेंट्स को राहत मिले। और ये ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि दिल्ली सरकार और देश आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैं चाहता था, मेरा सवाल यही था कि आपको क्या लगता है कि यूजीसी और केंद्र सरकार किस तरीके से अभी इसको संज्ञान में ले रही है और ये कहाँ तक सही है कि ये बात कोर्ट चले गई है? जी, यूजीसी और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कैसे चले, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी जी, बोलिए। हाँ, तो यूजीसी और केंद्र सरकार, जैसा मैंने कहा ना कि यूजीसी एक्चुअली जब इनिशियली जब ये इसका फॉर्मेशन हुआ तो ये सिर्फ जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देने का इसका काम था, बट लेटर ऑन इसकी जो यूजीसी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके इसको और भी पावर दी गई। तो इनिशियली ये यूजीसी का काम नहीं है कि वो गाइडलाइन ये जारी करे कि आपको एग्जाम लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो बट जो भी है, यूजीसी चूंकि केंद्र सरकार के अंडर में ही आती है, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, और इस बात को संज्ञान में इसी को एक निर्देश देना चाहिए कि वो कोई भी यूनिफॉर्म गाइडलाइन जारी ना करें। वो ये गाइडलाइन जरूर जारी कर सकते हैं कि जिस राज्य में जिस जगह पर एग्जाम लेना संभव हो सके वहां पर लें। वैसे तो ये स्थिति नहीं है कि कहीं पर भी जो है एग्जाम कराए जाएं। और मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस सिर्फ आखिरी सेमेस्टर की एग्जाम लेके और छात्रों की जो जिंदगी है उसको दांव पर लगाकर उनको परीक्षा लेना उनकी, ये मेरे ख्याल से इस वक्त थोड़ा कुछ एक रेशनल डिसीजन नहीं होगा। और केंद्र सरकार को इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर और यूजीसी को एक निर्देश देना चाहिए कि वो छात्रों के ऊपर छोड़ दें कि वहां पर वो एग्जाम कंडक्ट उनको कराने हैं कि नहीं कराने हैं। जी जी, तो अभी श्रीवास्तव जी जो हैं इसके मुख्य वकील हैं जो इसे सुप्रीम कोर्ट में डील कर रहे हैं। और जहाँ तक है कि सारे स्टूडेंट विंग और सारी भारतीय छात्र संसद यही चाहती है कि मंडे के बाद कोई डेट ना मिले, मंडे के बाद कोर्ट कोई भी डेट इशू ना करे, क्योंकि सितंबर के अगर ये रिजल्ट आते आते सितंबर आ गया तो लोगों सभी का एक साल खराब हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि हर स्टूडेंट विंग यही चाहता है कि फाइनल ईयर के लोग प्रमोट हों और एक्स स्टूडेंट भी प्रमोट हों, भले ही असाइनमेंट बेस हो जाए, वो पोस्ट के थ्रू हो। हमने ये बात भी रखी है उनके सामने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं, और मनीष सिसोदिया जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से और साफ तरीके से बात रखी है कि किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होगा। कम्युनिटी स्टेप कम्युनिटी जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड जो हो रहा है न्यू दिल्ली में, वो अपने चरम पे पहुंच चुका है। उसकी दूसरी पीक आने सितंबर तक उसकी दूसरी पीक आ जाएगी, तो किस तरीके से इसे डील किया जाएगा? तो पहली ही पीक संभालने में दिल्ली सरकार, भले वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आपको टीवी में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। भले ही स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी ही अच्छी क्यों ना हो जाएं,
लेकिन कोरोना महामारी में एग्जाम तो है, एग्जाम तो कंडक्ट नहीं हो सकते, भले वो। हेलो, हाँ बोलिए। जी, आखिरी सवाल लेते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट राइट्स का जो अभी मामला है, क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट की एकता काम आ पाएगी? जी बिल्कुल, जहाँ मतलब मेरा मानना ऐसा है कि जब भी छात्र एकता इकट्ठी होती है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिला देती हैं। जैसा कि आपने जेपी आंदोलन के टाइम पे भी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, कि उस टाइम पे जब स्टूडेंट ही थे जिन्होंने उस मूवमेंट को इतना बड़ा मूवमेंट बनाया, और सत्ता पर बैठे हुए जो अहंकार अहंकारित जो सत्ता थी उसको सत्ता से हटाया और एक नई सरकार बनाई। वैसे ही जब अन्ना आंदोलन भी हुआ था उस टाइम भी जो छात्र थे वो इकट्ठा हुए थे, एक स्वर में बोले थे, जिसके बाद सरकार को सुननी पड़ी थी वो बात। और उसके बाद जो मेरा मानना ऐसा है कि जो छात्र हैं उनकी बातें को सरकार को बहुत ही प्रायोरिटाइज करके सुनना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो हम यूथ हैं, हम देश का भविष्य हैं, और युवाओं की अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो युवाओं के मन में आ सकता है। और एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो सरकार के बीच में और जो छात्रों के बीच में, इसको खत्म करके सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और जो यूजीसी और जो राज्य सरकारें हैं इनको आपस में सामंजस्य बनाकर और इस तत्कालीन प्रभाव से इस एग्जाम की नोटिफिकेशन को खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। भारतीय छात्र संसद और उत्तराखंड छात्र संसद और सभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट की तरफ से हम साधुवाद देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप हमारी राष्ट्रीय कारिणी में अवश्य आइएगा। अगला कार्यक्रम ये पुणे या मुंबई में हो सकता है या फिर न्यू दिल्ली में, जी तो जरूर आपको हम इसके लिए वेलकम करेंगे। और प्रमोद कुमार जी की तरफ से मेरा आपको प्रणाम। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी वीडियो के साथ जी, हम आपका भी बहुत शुक्रिया, और भारतीय छात्र संसद के सभी कार्यकर्ताओं और इसके मैनेजमेंट को मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस छात्र एकता पर बात करने के लिए और जो स्टूडेंट्स राइट हैं इस पर बात रखने के लिए, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं। जब जिसकी बात कहीं ना सुनी जाए, उसकी बात अगर कोई सुन रहा हो, उसको सरकार तक पहुंचाने का अगर काम किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही नेक काम है। और मेरी पूरी शुभकामनाएं भारतीय छात्र संसद को है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।